ऐसा है कि आप लोग अपने हिसाब से स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हो, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा किसकी पर्सनालिटी है कि नहीं जी। तो आप अपने हिसाब से देखते हो कि अच्छा ये आदमी अच्छा दिखता है, ये आदमी अच्छा नहीं दिखता है, ये बहुत अच्छा दिखता है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ऐसा चीज़ें मन में आता है कि नहीं लोगों को देखने के बाद। तो सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मतलब अगली पर्सन। अपने पर नहीं लेना भाई। तो वो आप मोरालिटी को समझिए। तो वो दिखने में अच्छे नहीं थे। तो जो आदमी दिखने में अच्छा नहीं, वो आईना देख सकता है कि नहीं देख सकता है? देख सकता है। तो वो अपने कमरे में आईना देख रहे थे, समझ गए, आईना अपने फेस को देख रहे थे जब, और उनके शिष्य लोग समझते थे कि वो तो उनमें देखने लायक कुछ है ही नहीं, तो आईना में क्या देख रहे हैं, समझ गए। तो जैसे ही एक शिष्य गया, एंट्री किया उनके रूम में, तो देखा अरे गुरुदेव आईना देख रहे हैं, और देख करके हंसने लगा, समझे कि नहीं। अब हम आईना देख रहे हैं और तुम देख के हंसने लगो। हम जानते हैं कि हम दिखने लायक है नहीं, फिर भी अपने आप को देख रहे हैं। तो वही शिष्य हंसने लगा, लेकिन जब गुरुदेव देखे उसको तो हंस रहा है, तो देखा तो सीरियस हो गया। वेट ना, आज के बाद तुम एंट्री नहीं होगे, तुम एकदम लक्ष्मण रेखा लांघोगे तो सोच समझ के लांघना। हम जानते हैं कितना स्टूडेंट्स को काम हो सकता है तुम जिस कंपनी में जॉब करते हो कहीं तुमको वहाँ टर्मिनेट न कर दिया जाए, समझ गए। इवेंट अभी चल रहा है, बस 2 मिनट तुम्हारा बर्बाद करेंगे हम, समझ गए जी। तो गुरुदेव उनसे पूछे कि हमको तुम हंस क्यों रहे हो, तो अगर नहीं गुरुदेव बस ऐसे ही। तो लग मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो। तो पहले तो शॉक्ड हो गया कि नहीं गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो क्लियर हो गया कि क्या है, ताकि तुम यही सोच रहे हो कि हमारे चेहरे में देखने लायक कुछ है नहीं, फिर भी हम आईना को देख रहे हैं तो तुमको हंसी आ गया। तो ना करते करते लास्ट में लगा हाँ गुरुदेव मन में कुछ ऐसा ही विचार आया था, समझे कि नहीं। तो बोले कि जो देखने में सुंदर नहीं है ना उसको आईना देखना चाहिए, और इसलिए देखना चाहिए कि भगवान अगर हमको सुंदर नहीं बनाए हैं तो हमने अपने कर्म को सुंदर बनाया है कि नहीं, हमने अपने बिहेवियर को सुंदर बनाया है कि नहीं, समझ गए। तो उनका जो छात्र शिष्य था वो सुंदर था, गुड लुकिंग था। तो तुरंत एक और प्रश्न पूछ दिया कि तो गुरुदेव जब सुंदर जो लोग नहीं वो आईना देखेगा तभी सुंदर लोग आईना क्यों देखेगा, है कि नहीं। तो बोला कि उसको इसलिए देखना चाहिए कि भगवान ने उनको सुंदर बनाया है, ठीक है। और जब उनको सुंदर बनाया है तो उस सुंदरता को उसने मेंटेन किया है कि नहीं, अपने व्यवहार को सुंदर बना कर रखा है कि नहीं, जितना भगवान ने उसको सुंदर बनाया है, समझ गए कि नहीं। जो आदमी सुंदर है उसकी और जिम्मेवारी है कि उसका व्यवहार उतना सुंदर होना चाहिए, और जो सुंदर नहीं है उसके लिए तो है ही, समझ गए जी। कितने लोग का क्लास है इसके बाद, संडे को नहीं क्लास नहीं, तो किसको बेचैनी है, भूख लग गया है क्या, तो भूख लग गया है, साइंटिस्ट लोग हैं। हम तो बढ़ा दो। देखो अभी सेकेंड लॉ बता के छोड़ेंगे, हमारा मोटो ही पूरा नहीं हुआ है, चलिए बस 15 मिनट हो। ये फर्स्ट चैप्टर अभी तक हमने जो बताया वो समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर था। मोमेंटम के बारे में बात करेंगे हम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम आता है, बता चुके हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बस मोमेंटम ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बता चुके हैं। यस सर, बता चुके सर। तो इस चैप्टर में बचा क्या है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो लास्ट टॉपिक है। अच्छा सेकेंड लॉ में हम एग्जाम्पल ही बतला दिए सर थे, आप इसे इम्पल्स नहीं बताएं। देखिए आपको हम ये बतला चुके हैं। अच्छा F इक्वल टू एम, ए फार्मूला प्रूव हो चुका है, हाँ ये करवा चुके हैं। अच्छा इसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ में ये बतलाए थे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये बतला चुके हैं। और यह फार्मूला ये बतलाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कि जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन करता है एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स लगाने में अगर टाइमिंग बढ़ रहा हो तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे कैच करते हैं बॉल को तो हम लोग टाइमिंग बढ़ा देते हैं, तो टाइमिंग जितना बढ़ा देंगे हमको वहाँ पर फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, इफेक्ट जो होगा फोर्स का वो कम हो जाएगा, तो हमको चोट कम लगेगी। और अगर आप टाइमिंग को घटा देंगे
कम कर देंगे टाइम को तो उस समय चोट क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। फ्रेंडशिप है क्या तुम लोग का? एक्चुअली वो डिस्टर्ब कर रहा है। तुमको पता है कि हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, उसके दिमाग में उतरता नहीं है। तुम क्या डिस्टर्ब हो रहे हो? ऐसी चीज़ों से बचो। जिसको दिमाग में बातें नहीं उतरती है वो कोशिश करेगा हमारी कैटेगरी में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़े, तो तुमको पार्टी ज्वाइन करने को बोल रहा है। अच्छा पूछो तो क्या पूछ रहा था? अगर लड़का कहा कि हाँ कॉन्सेप्चुअल या फिर इम्पोर्टेंट था, पूछो अभी जल्दी पूछो। अरे पूछो, तुम्हारा राइट बनता है पूछना। बोलो क्या पूछ रहा था? क्या पूछा? पता चल गया क्या पूछा था? मालूम ही नहीं चला इसको। पूछो जल्दी पूछो ना। नहीं बताओ तुम इसको अभी। तुमको समझ में आ गया है? और जिसमें हम बात कर रहे थे उस समय से तुम डाइवर्ट हुआ कि नहीं हुआ? चलो हम तो बहुत वाहियात बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस आदत की वजह से इम्पोर्टेंट छूट जाए। हो सकता है कि नहीं? इंटरेक्शन होता है। चलिए, ये आपके अच्छे दोस्तों में से है, ऐसे लोगों की दोस्ती होनी चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बस इतनी सी बात है कि चेंज इन मोमेंटम का रेट जो होता है वो फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो टाइम को कम करना होगा, और अगर आप फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो उल्टा बोल दिए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ऑफ फोर्स चाहिए तो टाइम को शॉर्ट करना होगा, और फोर्स का इफेक्ट कम करना है तो समझ गए। अब मान लो कि बॉलिंग करना है तो रन अप लेते हैं, रन अप नहीं लेते हैं, हम अपना मोमेंटम बॉल में प्रोड्यूस कर देते हैं। कई बार हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बॉलिंग करते देखा बहुत लोग गिर भी जाता है। वो अपना मोमेंटम को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो गिर जाता है। अब अगर आप बस से जंप कर जाएंगे तो मोशन के डायरेक्शन में आपके पास मोमेंटम है। बस से जब आप बस में चढ़े हुए हैं तो आप में मास है, बस की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी कॉमन है, तो बस जिस स्पीड से चल रहा है वही स्पीड आपका भी है, तो आप में भी मोमेंटम है। लेकिन जैसे ही बस से आप जंप करेंगे तो मोमेंटम आपके पास अभी भी है, और जंप करके ग्राउंड पे, तो ग्राउंड में तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, तो आपका फुट जब ग्राउंड से टकराएगा तो आपका फुट भी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन पूरे बॉडी में तो मोमेंटम है ना, उस मोमेंटम के डायरेक्शन में तो वो बॉडी जाएगा। अगर आप उसको कंट्रोल कर लिया फ्रिक्शन के द्वारा तो ठीक है, और नहीं कर पाए, फ्रिक्शन से स्ट्रांग मोमेंटम रहा तो आप गिरेंगे। बहुत बार ऐसा लेडीज़ के साथ होता है कि वो लोग बस से उतरा तो आगे की तरफ ना घूम के उल्टा उतर जाते हैं, पीछे घूम कर, मोशन आगे की तरफ है और उतर गए पीछे की तरफ, गिरना एकदम 100% गारंटी है। अगर बस का जरा सा ही मोमेंटम रहा बस में ना तो गिरना तय है। क्यों गिरना तय है? अब चलो लड़के हैं तो अपने दौड़ कर हो सकता है बैलेंस कर ले, लेडीज बैलेंस नहीं कर पाती है कि नहीं? लेडीज साड़ी पहनती हैं तो पैर ज़्यादा खुलता नहीं है, तो पीछे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कंडक्टर लोग हमेशा देखते रहता है, जब भी उतरेगा ना तो हमेशा आपको बोलते रहेगा ये आगे घूम के उतरिए, क्योंकि उसको पता है गिरे थे या नहीं गिरे थे, उसको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जानता है। भाई फिजिक्स में क्या है ये नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि मोशन के डायरेक्शन में अगर आप जंप करेंगे तो दौड़ करके अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अगर उल्टा का उतर गए तो पीछे की तरफ गिरना तय है। समझे कि नहीं? इसीलिए मूविंग बस से जंप करना, इट इज डेंजरस टू जंप फ्रॉम अ मूविंग बस, है ना जी? नहीं है? आप बैलगाड़ी पर तो चढ़े नहीं होंगे? चढ़े हैं पीछे से लटक करके, और उसके बाद उतर गए होंगे, तो कभी गिरने का मौका मिला? चढ़े तो चले गए, फिर रुका तभी उतरे। गांव में पहले होता था, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो गांव में बैलगाड़ी जाता था तो लोग पीछे से तरफ के थोड़ा दूर लटक जाता था, और थोड़ा इस चौक से उस चौक तक गया, वहाँ उतर गया। अब मान लो कि बैलगाड़ी रनिंग में है तो बैलगाड़ी में मोमेंटम है, और आप उस पर लटके हुए हैं तो आप में भी मोमेंटम है। आज जैसे ही उतरे तो आपके बॉडी में मोमेंटम कंटिन्यू है, बैलगाड़ी तो आगे बढ़ गया। अब पैर आपका ज़मीन पर आया तो आपका पैर रेस्ट में आ गया, और अगर आप एक्टिव नहीं आगे दौड़ने के लिए तो पैर को तो ज़मीन पकड़ के रखेगा ना, और तुम आगे पैर बढ़ा नहीं रहे हो आगे जाने के लिए, तो तुम सीधे मुंह के बल गिरोगे, ठुड्डी पुड्डी नाक सब छूट जाएगा। हो सकता है आप, अरे जरूरी नहीं है, आदमी हाथ से अपने आप को डिफेंस भी कर लेता है। अरे हाथी से गिरेगा तो हाथ में तो चोट आएगा ना, समझ गए? तो उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए आपको मोशन के डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है। देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, बात नहीं करो। देखो, जब कोई दो ऑब्जेक्ट, when two objects interact with each other, when two objects interact with each other, then every action is equal to reaction and equal in magnitude. तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, every equal and opposite reaction। तो अब मान लो कि यह ऑब्जेक्ट इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, यह ए ऑब्जेक्ट है और यह बी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये एक्शन फोर्स हो गया। तो बी भी यहाँ पर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑन ए लगा देगा विद रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बी ए। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और हम दोनों को इक्वल लिखना चाहते हैं। तो अगर इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लें तो यह वैल्यू अगर 10 है तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, -10, तभी ना दोनों इक्वल है। तो हम किसी एक को अब 10 = -10 लिख तो नहीं सकते हैं, तो किसी एक को माइनस देकर लिख सकते हैं। तो हम बस 10-15 मिनट 10 मिनट ठीक है। तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव बता करके, अब तो इक्वल हो गया ना, तो हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑन ए बी क्या है नेगेटिव इक्वल टू फोर्स ऑन बी ए। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ए। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर देन एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो जाएगा और डायरेक्शन केवल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम खत्म कर देते हैं, बस 10 मिनट का टॉपिक है। बिल्कुल, अगर आप पुश करेंगे तो वही पुश करेगा, तुम पुल करोगे तो वो भी पुल करेगा। तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव ही। एग्जाम्पल देखो, करेगा तुम लोग, दो गाड़ी अगर टकराएगा तो नुकसान केवल एक ही को नहीं ना होगा, अब दोनों को। यही तो न्यूटन साहब बोल के गए थे कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा, ठीक है, तो दोनों पर रिएक्शन मिलेगा, दोनों पर फोर्स मिलेगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बतलाने जा रहे हैं, वो देखें, टॉपिक का नाम है कोलिजन। क्या नाम है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, कोलिजन। कोलिजन का मतलब टक्कर, कोलिजन का मतलब यह ऑब्जेक्ट ए है और यह ऑब्जेक्ट बी है। इनिशियल कंडीशन क्या था बिफोर कोलिजन, बिफोर और आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का स्पेलिंग सही है ना जी, कल फोर्स का स्पेलिंग गलत लिखा गया, तो ये बिफोर कोलिजन है, और एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। मतलब ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा था और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग था। तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, u। तो बिफोर कोलिजन इसका इनिशियल स्पीड u1 था और इसका इनिशियल स्पीड u2, ठीक। ये दोनों कोलाइड किया, तो कोलाइड करने का वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं आएगा। तो इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v1 और इसका फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। ये कोलिजन है, तो जब दो ऑब्जेक्ट टकराएगा, भले काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए टकराए, यही इम्पल्स है। वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है ना, जैसे क्रिकेट और बैट में या गन बुलेट में, गन से जब बुलेट निकलता है ना, तो गन का जो पार्ट जो टकराता है उससे बुलेट, उन दोनों का टक्कर कोलिजन
एकदम शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो उस शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगा मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कोलिजन में एफ जो है, एफ ए, वो बी पर फोर्स लगाएगा ना, इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन बी। एफ बी का मतलब क्या? फोर्स ऑन बी। और किसके द्वारा? विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये क्या है? फोर्स ऑन, अच्छा, फोर्स ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कि बी पर ए फोर्स लगा रहा है, ए पर बी फोर्स लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहेगा? एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे आप स्ट्राइकर क्वाइन होता है ना कैरम बोर्ड में, स्ट्राइकर क्वाइन को हिट करता है, वहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आता, वो दोनों का ही अपना अपना फोर्स होता है। एक फ्रिक्शन होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, फ्रिक्शन होता है लेकिन फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं, बैलेंस मानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ याद है? and the change take place in the direction of force applied। थोड़ा सा छोड़ दिया, डायरेक्शन का भी बात करेगा ना, फोर्स वेक्टर है। तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अरे मोमेंटम वाला बोलो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एफ बी ए। तो एफ बी ए फोर्स ऑन बी रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, तो मास कंसीडर कर रहे थे इसका m1 और इसका मास m2। अब वैसे ही है, इधर m1 है, बी ए भी लिख दिए, यहाँ ए है और ये, तो ए हमेशा से पीछे है और बी आगे है। तो इस ऑब्जेक्ट ए में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ बी ए का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? तो यह इसका मास क्या है? m1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, आ चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मोमेंटम क्या है अभी? m1 मास इंटू वेलोसिटी m1 v1 माइनस ये इनिशियल क्या है? m1 u1 बाई टाइम कितना? तो टोटल टाइम टेकन t है, ठीक है। ऑल्सो एफ ए बी क्या हो जाएगा? एफ ए बी क्या हो जाएगा इस पर? तो चेंज इन वेलोसिटी मोमेंटम बोलो ना, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m2, जैसे पहला वैसे दूसरा, m2v2 माइनस m2u2 और बाई टाइम टेकन t। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, वही ना लिखे हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? अब अकॉर्डिंग टू, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, केवल थर्ड लॉ नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ से क्या हो जाएगा? एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक को क्या कर दिए? माइनस लगा दिए। कोई प्रॉब्लम? अब दोनों इक्वल है, मैथमेटिकल अब सही हो गया। थ्योरेटिकल ये बात है कि जितना एक्शन फोर्स उतना ही रिएक्शन फोर्स, लेकिन एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स लिखने के लिए मैथमेटिकली भी सही होना चाहिए, तो माइनस लगाकर सही कर। चलिए अब यहाँ एफ ए बी का वैल्यू लिखाइए, एफ ए बी। अच्छा, हम जो प्लस है एफ बी ए पॉजिटिव है ना, उल्टा, चलो उसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि एफ बी ए उधर है तो उसी को माइनस लगाते हैं। हालांकि गलत ये भी नहीं है, अगर आप x इक्वल टू माइनस वाई लिखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स लिखिए, मैथमेटिकली गलत नहीं होता। तो यहाँ पर एफ बी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस एफ ए बी। तो अभी लिखना नहीं, एफ बी ए का वैल्यू यहाँ से लिखाइए, तो क्या हो गया? m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस
m1 m2 u2 और बाई टाइम t, तो t से t तो कैंसिल हो गया, वैल्यू आता है m1 v1, कौन कॉमन हो रहा है? फ़ायदा नहीं है ना उसको लेने का, वो लाना ही नहीं ना, हमको जो रिजल्ट दिखाना है वो पहले दोगे। m1 u1 इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2, इसको उधर उसको इधर कर लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए यहाँ है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, ये इधर प्लस में आएगा m1 u1 प्लस m2 u2। रिजल्ट को समझिए क्या आया हमको, तो देखिए पहले हम क्या किए थे कि हम फोर्स निकाले थे ए का, इस पर फोर्स निकाले, फिर ये बी पर फोर्स निकाले और दोनों को जब इंटरैक्ट करके रिजल्ट क्या आया m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या है m1 v1 इसका मोमेंटम है और m2 v2 इसका मोमेंटम है, तो दोनों का मोमेंटम का सम ये बतला रहा है, कब? आफ्टर कोलिजन, इक्वल है किसके? m1 u1 प्लस m2 u2, पहले m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब कोलिजन से पहले जो चीज़ था कोलिजन के बाद जो चीज़ है वो दोनों क्या है? इक्वल है। समझ गए? सर थर्ड लॉ में सर न्यूटन में क्या था सर, रिएक्टेंट इक्वल्स टू सर, वो बाद में बोलेंगे, अरे वो बाद में बोलेंगे, पहले इसको देखो, ठीक है जी। यहाँ पर समझिए, तो जब दो चीज़ टकराया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बराबर रहा, कोई लॉस नहीं हुआ उसमें, वो चीज़ क्या है? मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंटम। सब कुछ सेम नहीं है, पहले दोनों का सम प्लस इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब कोलिजन से पहले दोनों का इंडिविजुअल जो मोमेंटम दोनों के पास था वो दोनों क्या था? अलग अलग था, लेकिन दोनों को जोड़ दिए और टकराने के बाद दोनों का जो रिजल्ट मिला उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, वो सब सेम का सेम है, ठीक है। मान लो कि कुछ पैसे तुम लिए हो, कुछ पैसे तुम्हारा दोस्त लिया है, सिक्का हाथ में बहुत सारा था, दोनों टकरा गए, टकराने का पूरा पैसा बिखर गया, फिर अपना सब समेट लिए, ठीक है। तो हो सकता है तुम ज़्यादा लूट लिया होगा, वो कम लूट लिया, ऐसा संभव है, काउंट किया होगा, बात की बात है, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ होगा। तुम्हारे टकराने से पहले दोनों को जोड़ करके जितना पैसा था, मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपया था, दोस्त के पास 20 रुपया था, पूरा जोड़ के टकराने से पहले 30 रुपया था, तो टकराने में खर्चा तो नहीं हुआ होगा, 30 का 30 रहेगा। हो सकता है 20 10 दोनों लूटने में बराबर टाइम लगाया तो 15 लूट लिया, लूटने में बराबर टाइम लगाया ना, तो बराबर लूट लिया, 15 लूट लिया। मोमेंटम की बात कर रहा, तो अगर टक्कर हो जाए दो गाड़ियों का, तो टक्कर से पहले जो टोटल मोमेंटम था दोनों का सम और टक्कर के बाद दोनों का सम वो सेम रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या है? तो यही रिजल्ट है कि जब बुलेट और गन जब टकराता है दोनों को मोमेंटम मिलता है, बुलेट आगे निकलता है और गन को पीछे रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिलता है ना। तो बुलेट जितना स्पीड से आगे निकला, जितना उसको मोमेंटम मिला, उतना मोमेंटम गन को ही मिलता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, उसका अगर हम कहें कि P1 का फार्मूला mv और एक P2 है, दूसरा है m1 v1 और ये m2 v2, हम कहें P1 इक्वल टू P2 है, ठीक है, तो मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होगा। हो सकता है मास कम हो, तो जिसका मास कम उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो जब गन बुलेट का टक्कर होता है ना, तो दोनों का मोमेंटम सेम होता है, जितना मोमेंटम गन को मिला उतना ही मोमेंटम बुलेट को मिलता है, और जिसका मास जितना कम है वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो बुलेट का मास गन के कंपेयर में कितना ज़्यादा होता है? कितना ज़्यादा होता है? वो तो बहुत कम होता है ना। एक बुलेट का मास गन के कंपेयर में बहुत कम होता है। एक तराजू पर हम केवल बुलेट रखें और एक तराजू पर गन रखें, तो कितना ज़्यादा बुलेट रखना पड़ेगा तब ना गन के बराबर होगा। तो जितना हेवी है गन उतना ही कम वेलोसिटी मिलता है, इसीलिए गन को वेलोसिटी कम मिलता है और बुलेट को बहुत हाई वेलोसिटी मिलता है। समझे कि नहीं? तो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब लॉ क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड देन द सम ऑफ टोटल linear momentum before collision is equal to the sum
सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से बिफोर टोटल सम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसमें एक पॉइंट हम लोग बोलते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए, इफ़ यू डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स इन कोलिजन, then the total sum of linear momentum before collision is equal to the total sum of linear momentum after collision। क्लियर हो गया? तो जब गन बुलेट या फिर कोई दो आदमी टकरा गया, तो दोनों टकराने में, दोनों के टकराने से पहले जो मोमेंटम था सम, वही टकराने के बाद दोनों का सम, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, ये नोट करने की ज़रूरत है नहीं, वो तो वहाँ तो होगा। एक चीज़ और, इस चैप्टर में जैसे देखिए, इस चैप्टर में आने के बाद आपके साथ क्या क्या जुड़ गया वो देखिए। फर्स्ट चैप्टर से फॉर्मूला आ गया था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना जी। फर्स्ट चैप्टर में यह फॉर्मूला आया था। उसका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग चैप्टर 1 में इतना फार्मूला आ गया था। ठीक है, नए चैप्टर में मेरे साथ क्या क्या फार्मूला जुड़ा, तो फर्स्ट फार्मूला F इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और एक दूसरा फार्मूला हमारा मोमेंटम का P इक्वल टू एम भी, और एक और नया फार्मूला भी कोलिजन वाला जुड़ा है, उसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस क्वेश्चन में कहेगा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। दोनों कोलाइड किया, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसका वेलोसिटी क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया। अगर दोनों का वेलोसिटी ये हो गया तो मास क्या होगा, ऐसा ही पूछ सकता है। एक तरह का क्वेश्चन इसमें और हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक साथ मूव कर रहा था एक ही डायरेक्शन में, दोनों कोलाइड किया, कोलाइड होकर दोनों एक साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद उसका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं किससे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम्स। बोलो जी, क्या बोल रहे थे बीच में। सर ये बोला था सर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as दो बार लिख दें। अच्छा, तो एस वाला छूट गया, एस इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए जी। तो सेकेंड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फार्मूला है एफ इक्वल टू एम ए, मोमेंटम पी इक्वल टू एम बी, और ये दोनों फार्मूला, ये दोनों कंबाइनली यूज होगा हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। उसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे पीछे फार्मूला ऐड होते जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन आएगा तो ग्रेविटेशन में ये सब फार्मूला और भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी रहेगा, आगे हर चैप्टर में मिलेगा। जहाँ जहाँ मोशन मिलेगा, मोशन का बेसिक फार्मूला है वो तो आएगा ही। अब पूरे मैकेनिक्स में मोशन है। ठीक है, चलिए तो ऑफिशियली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो एक क्लास आप लोग का और न्यूमेरिकल्स के लिए होगा। ठीक है, मैं भी अगर अगले संडे को 10वीं से पहले संडे आता है क्या, नहीं पता। आज फ्राइडे को 10 फ्राइडे को है, सैटरडे आज 10 संडे को एक क्लास और होगा लास्ट, इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं आप लोग, प्रस्थान कीजिए।